Welcome back to SK1X and we are back again with another video of mine. And मेरा originally तो plan था इस video के लिए to shoot a video about the derivation of Lagrange equation using Newton's laws of motion. But then I realized कि मैंने already constraints पे कोई specific video नहीं shoot किया है, and I have also not told you all about how generalized coordinates work and why do we even need generalized coordinates in Lagrangian mechanics. So I thought कि इस वीडियो में पहले हम लोग डिस्कस कर सकते हैं about constraints and how generalized coordinates really help us with constraints, really help us solve problems with constraints in Lagrangian mechanics. And then only maybe in some further video, in the next video, we can really discuss about the principle of virtual work and D'Alembert's principle, जो कि again important है for understanding Lagrange equation. And उसके बाद ही हम लोग Lagrange equation की derivation देख पाएंगे. So this video is about constraints and generalized coordinates solely. तो पहले हम लोग देख लेते हैं what exactly are constraints. Well, constraint when we say कि हम लोगों ने किसी सिस्टम पे कंस्ट्रेंट इम्पोज किया है, मतलब सिस्टम का हर पार्ट इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है. देयर इज़ अ सेंस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ वन पार्ट टू अनदर. सो इन फिजिक्स इट पर्टिकुलरली माइट मीन कि एक पार्ट ऑफ द सिस्टम का जो स्टेट है वो किसी दूसरे पार्ट ऑफ द सिस्टम के स्टेट से कनेक्टेड है इन सम सेंस. दैट इज़ व्हाट वी मीन कि यहाँ पे हम लोगों ने इस सिस्टम पे, इस फिजिकल सिस्टम पे एक कंस्ट्रेंट इम्पोज किया है. नाउ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कनेक्शन could be something like, well, आपने दो ब्लॉक्स को कनेक्ट किया है, एक inextensible string से एक रोप से. In that case, when you really see that happening, एक ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर एंड दूसरे ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होता है, फॉर द रीज़न कि एक ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर कैन ऑल्सो बी सेट द सेकेंड ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर प्लस दिस length vector that you can define in the direction of increasing length from one block to another of this particular inextensible string. Since inextensible है तो यहाँ पे clearly इसकी जो string की length होगी वो constant होगी. in which case हमें पता चलता है कि अगर आपने एक कोई position vector decide किया एक block के लिए तो दूसरा वहीं से follow करता है. it can't be independent, right? So here we have two blocks 1 and 2. अगर दोनों किसी रस्सी से कनेक्टेड हैं, इन दैट केस इनकी पोजीशन इंडिपेंडेंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉक अगर यहाँ पे हो तो ये इंडिपेंडेंटली कहीं और पे हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट दे रियली आर कनेक्टेड एंड इट रियली इज़ इनएक्सटेंसिबल. तो अगर ये कहीं पे है तो इसके भी पोजीशन वेक्टर अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाती है. ये इसके इंडिपेंडेंटली, इस पोजीशन के इंडिपेंडेंटली कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सो देयर इज़ अ डिपेंडेंसी ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द टू ब्लॉक्स. यहाँ पे एक डिपेंडेंसी हो गई. दैट इज़ यू से कि यहाँ पे इस सिस्टम पे आपने ये कंस्ट्रेंट इम्पोज कर दिया that well you have this particular rope that you have attached with it. That is what you would say physically. Mathematically कैसे लिखेंगे? Mathematically we are gonna write कि यहाँ पे अगर कोई origin है जिससे आपने इसका x coordinate x1 डिफाइन कर दिया, इसका x coordinate x2 डिफाइन कर दिया and length of the string L डिफाइन कर दिया. So you will say that x2 equals x1 plus L. This is the constraint on the system. Mathematically speaking, फिजिकली कंस्ट्रेंट क्या है? इट रियली इज़ कि आपने एक रस्सी से दोनों बॉडीज़ को बांध दिया सो दे कांट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ये हो गया एक कंस्ट्रेंट ऑन द पोजीशन वेक्टर्स. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी शैल ओनली बी डीलिंग विद कंस्ट्रेंट्स ऑन पोजीशन वेक्टर्स, क्योंकि जहाँ पे वेलोसिटी की बात आ जाती है डीलिंग विद कंस्ट्रेंट्स इज रियल टफ. इन फैक्ट देन अगर हम लोग Lagrange इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करते भी हैं देन द होल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थिंग एंड Lagrange इक्वेशंस, तब यहाँ पे हमें कुछ वेल फैक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं विच आर ऑफन कॉल्ड Lagrange अनडिटरमिन्ड फैक्टर्स, विच इज़ अ होल अनदर मैथमेटिकल थिंग. ऑल राइट, तो Lagrangian मैकेनिक्स में वी मोस्टली टॉक अबाउट what are called holonomic constraints. Holonomic constraints क्या होते हैं? These are the constraints जिसे अगर आपने एक फंक्शन चूज कर लिया
of the various position vectors of the parts of a system. System क्या है? This entire will system. That is what I mean whenever I say system. The entire thing itself. All right. तो अगर मान लो आपके पास n number of particles हैं, let's say capital N number of particles हैं, एंड इनकी सारी पोजीशन वेक्टर्स में भी कनेक्टेड हो सकते या फिर कुछ पोजीशन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट भी हो सकते, बट यहाँ पे सिंस हम लोग कंस्ट्रेंट इम्पोज करें तो कोई तो कनेक्शन होगा. देन ओनली इन्वॉल्विंग दीज पोजीशन वेक्टर्स अगर कंस्ट्रेंट है तब आप इनका एक फंक्शन जीरो से इक्वेट कर सकते हो. दैट इज द केस ऑफ अ होलोनोमिक कंस्ट्रेंट. व्हाट डू वी रियली मीन बाय दिस? पहली चीज़ यहाँ पे देख लो कि एक होलोनोमिक कंस्ट्रेंट आपके पास है, इसका मतलब आपके पास जो कंस्ट्रेंट है वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए. यहाँ पे इनकी वेलोसिटी से कोई डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए. दैट इज इसकी पोजीशन वेक्टर इसकी वेलोसिटी वेक्टर पे नहीं डिपेंड करनी चाहिए. ऑब्वियसली इसकी पोजीशन इसकी वेलोसिटी एंड इसकी वेलोसिटी तो एक दूसरे पे डिपेंड करेगी, एज यू कैन सी बाय डिफरेंशिएटिंग. तो वहाँ पे वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का डायरेक्ट डिपेंडेंस तो होगा, लेकिन एक की पोजीशन दूसरे की वेलोसिटी ऐसे कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए. जहाँ पे पोजीशन वेक्टर की डिस्कशन हुई, पोजीशन वेक्टर्स पे क्या कंस्ट्रेंट इम्पोज हुए, वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द सिस्टम के सिर्फ पोजीशन पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए. पहली चीज़. द सेकेंड थिंग दैट यू कैन से इज कि इन्हें यू कैन रियली इक्वेट अ फंक्शन ऑफ दिस विद जीरो. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि यहाँ पे जैसे आपने देखा, अगर आपने लिख दिया दैट x2 माइनस x1 माइनस एल और मे बी दैट x1 प्लस एल माइनस x2, इससे आप जीरो के इक्वल लिख सकते हो. सो यू कैन ऑलवेज से कि मेरे पास ये फंक्शन f है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम, एंड आई कैन से दैट ये जो मैंने फंक्शन लिख दिया जीरो से इक्वेट कर दिया, इट इज़ अ होलोनोमिक कंस्ट्रेंट. अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है दैन इट इज़ अ नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट. मतलब आइदर यहाँ पे वेलोसिटी की डिपेंडेंस आ गई, एक की पोजीशन वेक्टर दूसरे की वेलोसिटी वेक्टर पे डिपेंड करता है, या फिर ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है जो कि ज़ीरो से इक्वेट हो. क्योंकि आप हमेशा टर्म्स को रीअरेंज तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर एक ग्रेटर देन और लेसर देन का सिंबल आता है, एक नॉन इक्वल्स आता है, देन इट इज़ अ नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट. Let's see how that physically follows. Let's see a physical example of this rather. मान लो आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, मे बी गैस पार्टिकल्स, जिसे आपने क्यूब में रखा है. अब let's say this x length of the cube is small l. In this case ये पार्टिकल यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे कोई फोर्सेस एक्सर्ट नहीं हो रहे और ऑल दैट थिंग इज जस्ट दैट दे आर फ्री टू मूव एंड बाउंस ऑफ इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर. कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या है? कंस्ट्रेंट यहाँ पे ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें क्यूब में रखा गया है, एक क्यूबिकल कंटेनर में रखा गया है. तो ऑब्वियसली इनके पोजीशन वेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. क्यों? क्योंकि आइदर ऑफ दीज कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द क्यूबिकल कंटेनर, राइट. तब अगर आपने इसका पोजीशन वेक्टर देखा, मान लो यहाँ से आपने डिफाइन कर दिया ओरिजिन ओ इस पॉइंट से, तो let's see only the x coordinates. This is particle 1, this is particle 2. Particle 1 जो कि बेसिकली मान लो इसका पोजीशन हो गया x पोजीशन x1 एंड पार्टिकल 2 के लिए x2. तो ऑब्वियसली x2 माइनस x1 इनकी डिस्टेंस हो जाएगी, राइट. x2 माइनस 1 इनकी x डिस्टेंस हो जाएगी कि इनके बीच में x डिस्टेंस कितनी है, ये x डिस्टेंस कितनी है. नाउ यू कैन ऑलवेज से कि सिंस ये पार्टिकल्स यहाँ से स्केप नहीं कर सकती, जो मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच हो सकती है x डिस्टेंस, वो क्या हो सकती है? वो l हो सकती है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, राइट. सो बट दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये यहाँ पे तब ये जो x डिस्टेंस हो ये l से कम हुई, मे बी दे आर एट द सेम x वैल्यूज, तब ये x डिस्टेंस ज़ीरो हो गए. तो आपको पता चला दैट x2 माइनस x1 दिस बेसिकली इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू l. एंड इनफैक्ट इवन बेटर अगर आप दोनों साइड स्क्वेयर कर देते हो, सो दैट वुड रियली मीन द x डिस्टेंस, राइट. एंड सो व्हेन यू रीअरेंज दिस इक्वेशन दैट x2 माइनस x1 स्क्वेयर माइनस l स्क्वेयर इज लेसर देन और इक्वल टू 0. मैंने स्क्वेयर अगेन इसलिए किया है क्योंकि आई मीन डिस्टेंस. तो x2 माइनस x1 तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, दैट वुड रियली नॉट मीन एनीथिंग.
सो क्योंकि वेल वी आर रियली टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेज विच कांट बी नेगेटिव, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, लेंथ का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव होगा, x2 माइनस x1, दिस विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर इट कैन बी कॉल्ड अ डिस्टेंस। x डिस्टेंस मतलब x एक्सिस के अलोंग कितनी सेपरेशन है। So this term minus this term is lesser than or equal to this term which is 0। तो अगर मैंने यही फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश किया, आई कैन नॉट इक्वेट इट विद 0। क्यों? क्योंकि अब मैंने डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन लिखने की कोशिश किया है दैट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, एंड वेल हियर देयर आर ओनली टू पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, दिस वन पार्टिकल एंड द टू पार्टिकल। So when I try to write that relation between different coordinates of the system, मैंने ये constraint relation, this is the equation of the constraint, right? मैंने ये constraint की equation लिखने की कोशिश किया and I can't equate it with 0 even by rearranging the terms, मतलब ये एक non holonomic constraint है। In this particular case एक holonomic constraint था, because you can always write it this way and equate it with 0. But what's really the point of all this of defining holonomic or non-holonomic constraints? Well, the point is कि हमें often generalized coordinates के terms में work करना पड़ता है, and you can only do that when you have holonomic constraints. What are generalized coordinates really? Well, अगर आपके पास कई सारे constraints हैं, तो पहली चीज़ फॉरगेट ऑल द कंस्ट्रेंट्स, मान लो आपके पास एक सिंगल पार्टिकल है, इसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? वेल 3, क्योंकि ये 3 अलग अलग डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, 3 अलग अलग डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, सो इट हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो दैट इज़ फॉर वन पार्टिकल। अगर आपके पास n नंबर ऑफ सच पार्टिकल्स होंगे तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? देन यू हैव 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्यों 3n? क्योंकि एक पार्टिकल आपके पास, एक पार्टिकल की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई, क्योंकि वो उसके पास 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है जो कि उसकी मोशन को या फिर स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। फिर दूसरा पार्टिकल, प्रोवाइडेड दैट इन दोनों के बीच कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, फॉर नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट दूसरा पार्टिकल इसके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई, क्योंकि ये 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, एंड यहाँ पे इनकी कोई डिपेंडेंस नहीं है ऑन एनीथिंग एल्स। वैसे एक और पार्टिकल हो गया, 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस, 3 इंडिपेंडेंट इसके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोई और डिपेंडेंस नहीं है। सो हैव n नंबर ऑफ सच पार्टिकल्स, सो दैट इज 3n इन ऑल। लेकिन अगर इन सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रेंट्स इम्पोज कर दिया, इनके पोजीशन वेक्टर्स को रिलेट करके, वेलोसिटी वेक्टर्स की बात हो ही नहीं रही हो कि एक का पोजीशन वेक्टर एंड दूसरे का वेलोसिटी वेक्टर कनेक्टेड होगा, दैट कॉम्प्लिकेट्स द थिंग्स अ लॉट, दोज आर नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। तो अगर पोजीशन वेक्टर्स के कनेक्शन की ही अभी बात हो रही है, सो 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम व्हेन यू हैव n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। अगर कंस्ट्रेंट्स k नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, k कंस्ट्रेंट का मतलब आपने k ऐसे इक्वेशंस रखें, k ऐसे इक्वेशंस लिखें, इन दैट केस कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई आपकी? अब 3n माइनस k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई, क्योंकि एक कंस्ट्रेंट का मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है, राइट? दैट इज़ व्हाट वन कंस्ट्रेंट मीन्स। यहाँ पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी एक्चुअली इफ़ वी कंसिडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, वरना ओरिजिनली इस पार्टिकल की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 7 ऑल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट? सो यू हैव 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्ट्स ऑफ सिस्टम 2, सो हैव 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये 3 एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं, ये 3 एक्सिस, लेकिन आपने एक कंस्ट्रेंट लगाया कि एक दूसरे से कनेक्टेड है इन दिस मैनर। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट दैट मीन्स इज कि आपने बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम कर दिए, किस अमाउंट से कम कर दिए? वेल हियर वी हैव रियली नॉट इम्पोज्ड ओनली वन कंस्ट्रेंट, क्योंकि वी हैव एक्चुअली इम्पोज्ड राइट हियर 3 कंस्ट्रेंट्स। 3 कंस्ट्रेंट्स कैसे हुए? ये तो सिर्फ लेंथ l है। वेल हम लोगों ने 3 कंस्ट्रेंट्स ऐसे इम्पोज किए कि अब ये पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट ना ही इसके इंडिपेंडेंट हो सकता है, ना ही इसका y कोऑर्डिनेट इसके इंडिपेंडेंट हो सकता है, ना ही इसका z कोऑर्डिनेट इसके इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि अगर ये x एक्सिस के अलॉन्ग चाहे इससे l डिस्टेंस से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते या फिर पास नहीं आ सकता, y एक्सिस में भी वही है, z में भी वही है।
सो वी कैन एक्चुअली सी कि यहाँ पे हम लोगों ने एक रस्सी से बांधा तो 3 अलग अलग डायमेंशंस के अलोंग इसकी मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया. सो वी हैव एक्चुअली इम्पोज्ड 3 कंस्ट्रेंट्स ऑन दिस. मैथमेटिकली स्पीकिंग ऐसे 3 इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं अलोंग ईच एक्सिस. तो यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट्स इम्पोज हो गए. सो वी कैन रियली सी अब इसमें कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचे, अब सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचे. व्हाट आर द 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? उन 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बता दो एंड देन दिस इज रियली कंस्ट्रेन्ड बाय दिस, या फिर इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड दिस इज कंस्ट्रेन्ड बाय दिस अकॉर्डिंग टू द 3 इक्वेशंस दैट फॉलो, राइट. तो अगर आपके पास k नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं with n number of particles, 3n minus k is the final number of degrees of freedom. तो अब सिंस हर जो पोजीशन वेक्टर होगा राइट ऑफ एनी वन पार्टिकल, वो दूसरे सारे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है. सिंस इट इज कंस्ट्रेन्ड बाय दैट यू हैव एंड नाउ यू हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ये उन सारों पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है. सो इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दैट. सो अगर आप यहाँ पे न्यूटनियन मैकेनिक्स यूज़ करना चाहो इट ऑफन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पहली चीज़ तो आपको फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट से डील करने पड़ेंगे कि कंस्ट्रेंट के फोर्सेस क्या है, जो कि हमें इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन कंस्ट्रेंट फोर्सेस का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं पता होता है, राइट. सो इट इज़ लाइक इन द केस ऑफ एन आर्टवर्न मशीन. तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट है सर्टेनली, टेंशन का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता है, हमें नहीं पता होता है. सो दैट इज़ अ कंस्ट्रेंट फोर्स. हाउ डू यू डील विद दैट? वेल ये जो इशू है व्हेन वी ट्राई टू डील विद सच इशू, वो हम लोग डी-एल्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज़ करते हैं एंड इस इशू से डील कर लेते हैं. तो पहले 2 ट्रबल्स रियली होते हैं जब फिजिक्स में कंस्ट्रेंट्स अराइज करते हैं, स्पेशली न्यूटनियन मैकेनिक्स में. पहला, कंस्ट्रेंट फोर्सेस के इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, तो उस इशू से कैसे डील करेंगे? विल यूज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डी-एल्बर्ट्स प्रिंसिपल, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा. दूसरा, अब सारे पोजीशन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब अगर आप F = ma यूज़ करते भी हो इवन आफ्टर डीलिंग विद कंस्ट्रेंट फोर्सेस, तो ऑन एनी ith पार्टिकल द फोर्स एक्टिंग इज द मास ऑफ द ith पार्टिकल times the time derivative, second time derivative of the position vector of the ith particle. एंड ऐसे यही इक्वेशन आप jth पार्टिकल के लिए लिखो, यही इक्वेशन kth पार्टिकल या फिर एनी नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए लिखो, तो ये सारी इक्वेशंस भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है. तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन, दिस एंड दिस एंड दिस, सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए. सिंस ये इक्वेशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, you'll have to really solve all of them together. सारे इक्वेशंस को एक साथ, these are all going to be simultaneous equations, सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने इस पे सारे फोर्सेस लगा दिए, यहाँ पे इसका मास टाइम सेकंड डेरिवेटिव लिख दिया एंड विल यू बेसिकली फाइंड फ्रॉम हियर द पोजीशन वेक्टर. नहीं फाइंड कर सकते. क्यों? क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है. ये पोजीशन वेक्टर टाइम पे तो डिपेंड करता है, लेकिन और सारे पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर पे भी डिपेंड करता है, राइट. वैसे नेक्स्ट इक्वेशन लिखे तो वहाँ पे पोजीशन वेक्टर टाइम पे डिपेंड करेगा, लेकिन बाकी सारे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर पे भी डिपेंड करेगा. तो ऐसे सीधे टाइम डेरिवेटिव ले ही नहीं सकते, एंड दैट टू सेकेंड टाइम डेरिवेटिव. तो ये सारी इक्वेशंस इंडिपेंडेंट नहीं, आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पड़ेंगे, बट दैट इज गोइंग टू बी रियल टफ व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट. तो हम लोग इंस्टेड क्या करते हैं व्हेन वी हैव ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स एंड व्हेन वी आर रियली टॉकिंग अबाउट होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम लोग कुछ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि सारे इंडिपेंडेंट होंगे ईच अदर एंड हाउ मेनी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम. सिंस हमें पता है कि ये दूसरे पोजीशन वेक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, हम लोग कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि अब मे बी कार्टेशियन नहीं है, जो कि अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है. इट कुड बी एनी सच कोऑर्डिनेट. वो सिस्टम पे डिपेंड करता है, क्या कंस्ट्रेंट्स है उन पे डिपेंड करता है कि कौन से यूज़ करेंगे. वी माइट वांट टू यूज़ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और we might want to use whatever other kind of coordinates we might want to use, लेकिन इन्हें हम लोग generalized coordinates कहते हैं. generalized coordinates, and in generalized coordinates को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे that they are all independent of each other.
ऑलराइट, सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। तो जैसे अगर कंस्ट्रेंट्स नहीं होते तो सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते, एक का x या फिर एक का x दूसरे के एक्स वाई जेड से इंडिपेंडेंट होगा, इसी का y दूसरे के एक्स वाई जेड से इंडिपेंडेंट होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग डिफाइन करेंगे वो सारे बाकी कोऑर्डिनेट्स से इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट रिलेशन होगा। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन देम एंड इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हम लोग सारे दीज कोऑर्डिनेट्स पोजीशन वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड करेंगे भी। ऐसे कितने कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, सिंस सारे इंडिपेंडेंट होंगे तो ऑब्वियसली उतने ही हम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, जितने इस सिस्टम में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, क्योंकि दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कितनी इंडिपेंडेंस एंड कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो सकता है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वेयर यू हैव 3n - k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेल आपके पास हो गया इस पोजिशन वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया, representing it with a small q, q1, q2, 3n - k एंड एक डिपेंडेंस आपकी टाइम पे होगी, राइट। सो इस पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल को मैंने 3n - k जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिख दिया एंड टाइम के टर्म्स में लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसा किया, व्हाट रियली आर वी गेटिंग आउट ऑफ दिस, कि अगर मैंने अब f = ma को इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखा ना, ऑब्वियसली f = ma कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में वर्क करता है, रियली गोइंग टू डू दैट इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स डजंट, क्योंकि ये इन दैट मैनर अगर आप देखो f = ma इज नॉट इनवेरिएंट टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, नो इट इज नॉट इनवेरिएंट, राइट। So you'll have to make you'll have to have a different form for this equation itself, but let's say in principle अगर आप ऐसा करते हो, so जो एक इक्वेशन आप लिखोगे वो दूसरे इक्वेशन का इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि पहला इक्वेशन आपने सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखा जो कि सारे इंडिपेंडेंट है, राइट, एंड दूसरा इक्वेशन भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखा, तीसरा इक्वेशन भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखा। तो पहला इक्वेशन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम पे डिपेंड करता है, दूसरा इक्वेशन भी ऐसे ही करता है, तीसरा भी इक्वेशन ऐसे ही करता है, लेकिन इन इक्वेशंस के बीच कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है, कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है बिटवीन द इक्वेशन इटसेल्फ। तो आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की सिलेक्शन ही ऐसी की सच दैट इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही कंस्ट्रेंट के कंडीशंस सैटिस्फाई हो सकते हैं। दैट इज हाउ यू कैन डू इट। सो फॉर इंस्टेंस इन दिस केस आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, वेल ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स खुद भी हो सकते हैं, यू माइट आल्सो कंसिडर कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके खुद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए। एंड हाउ इज दैट, वेल यहाँ पे आपने एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मान लिया, x1 आपका एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया, y1 एक हो गया एंड z1 एक हो गया। सिंस 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, एंड देन व्हाट यू रियली सेज कि पहला जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा, वेल दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दूसरा जो होगा दैट इज x1 i कैप प्लस l i कैप व्हाटएवर दैट इज प्लस y1 i कैप प्लस z। सो यू आर रियली रिप्रेजेंटिंग बोथ ऑफ देम, इवन तो यहाँ पे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही यूज किया है, किसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट हो सकता है। सो हियर वी इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड रिप्रेजेंट ऑल ऑफ these in this term, and then सारे equations of motion जो आपके होंगे, all the equations of motion are going to be independent of one another and dependent only on the generalized coordinates and the time factor right there, and obviously ये खुद time पे depend कर सकते हैं। These can obviously depend on time, क्योंकि अगर generalized coordinates time पे depend नहीं करेंगे then it might be even the case कि position vectors भी time पे depend नहीं करेंगे। That might be one case you can make for it. So I think that concludes our discussion on constraints and generalized coordinates. How exactly do you use them? Well, we'll see first of all D'Alembert's principle and Lagrange's equation, and then we can really see that how all of this fits together all in one place, and how beautiful theory it really makes this particular model of Lagrangian mechanics is. Well, first of all, it's not a vectorial mechanics, ये vectors को use नहीं करते, it's an analytical mechanics, ये purely scalar functions को use करते हैं and energy को use करते हैं, which obviously Newtonian mechanics में ही energy कितना useful concept होता है, especially conservation of energy, that it helps you solve these vast variety of problems. So when you have only energy, not forces,
In fact, we are talking about forces for now, but we are going to entirely eliminate the conception of forces and purely energy के terms में देखें, and yet everything works. And हमें forces of constraint भी नहीं जानना है, right? We just need to know what the constraint is. Constraint की equation बनाओ, उसके accordingly generalized coordinates select करो. आपको forces of constraint के बारे में भी नहीं worry करना पड़ता है. That is really how Lagrangian mechanics, how nicely the entire system works. That was how all for today's video of mine, and we'll also have the further video on D'Alembert principle and the principle of virtual work, and afterwards we are going to see the derivation of Lagrange equation. Thanks to all viewers.